विद्यार्थियों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 10 का तीसरा अध्याय धातु एवं अधातु। प्रारंभ करते हैं। धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? जो हमें बाह्य रूप से बाहर से जो गुणधर्म दिखाई देते हैं, रंग, रूप, आकार, प्रकार, उसकी अवस्था, ये सभी भौतिक गुणधर्म होते हैं किसी वस्तु के। इन भौतिक गुणों के आधार पर हम धातु अधातु को विभाजित कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं धातु से। धातुएं वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः कठोर होते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, हम उन्हें आसानी से नहीं तोड़ सकते। धातुएं वे होती है चमक रखते हैं, उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं उष्मा विद्युत की सुचालक होती है, जिनमें से आसानी से उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है और वे विद्युत धारा का भी स्थानांतरण करती है। आघात वृद्धि होते हैं, हम इन्हें पीट कर, आघात वृद्धि का मतलब होता है हम इन्हें पीट कर पतले पतले चद्दर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, पतले पतले चादर बना सकते हैं। तन्य होते हैं, हम इन्हें खींचकर तार बना सकते हैं। धात्विक या सोनोरस होते हैं, सामान्य रूप से धातुएं टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए हम उन्हें धात्विक या सोनोरस कहते हैं। धातुओं के उदाहरण है आयरन, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, जिंक, ये सभी हमारे धातुओं के उदाहरण है। अधातु क्या होते हैं? वे तत्व जो सामान्य रूप से मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम। हमारी धातुएं कठोर होती है, जबकि तत्व होते हैं वे मुलायम होते हैं। निष्प्रभव चमकहीन होते हैं, इनके अंदर चमक नहीं होती। उष्मा और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, भंगुर होती है, थोड़ा सा बल लगाने पर ये जल्दी टूट जाती है। अधान्विक होते हैं, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। सामान्य रूप से अधातुएं हमें ठोस, द्रव, गैस अवस्था में मिलती है। सबसे अधिक ये गैस अवस्था में पाई जाती है, जबकि जो हमारे धातुएं होती है वह सामान्यतः सबसे अधिक ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं सबसे अधिक ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि अधातुएं सबसे अधिक गैस अवस्था में पाई जाती है। इसके उदाहरण है कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। धातुओं के भौतिक गुणधर्म हम पढ़े, अब इन्हें हम विस्तार से पढ़ते हैं और यहाँ से जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखेंगे। धात्विक चमक। धातुओं की सतह चमकदार होती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। ताजा कटी हुई धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। धातु में चमक किस कारण से होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। हमें ध्यान है कि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हीं के कारण वह विद्युत धारा का भी चालन करती है। विद्युत धारा के सुचालक होते हैं और साथ में उन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं में धात्विक चमक होती है। सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सभी हमारे धातुओं के उदाहरण हैं और ये सभी एक तरह से इनके पास खुद की चमक होती है। वायु में ऑक्सीकरण के कारण धातुएं धुंधली हो जाती है, क्योंकि उन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जब हम उनको रगड़ते हैं, सैंड पेपर, रेजमाल से रगड़ते हैं, तो ऑक्साइड की परत हट जाती है और धातुओं की चमक वापस से आ जाती है। दूसरा बिंदु है हमारा आघात वृद्धता। जब धातुओं का वह गुण जिससे हम धातुओं को पीटकर पतली चादरों के रूप में, पतली पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है, हम उसे आघात वृद्धता कहते हैं। सबसे ज्यादा आघात वृद्धि धातु सोना होती है, फिर चांदी होती है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉइल बनाते हैं जो हमारे भोजन को, खाने को पैक करने के काम में आता है। चांदी का वर्ग मिठाइयों में काम में आता है। सोने के आभूषण में भी आघात वृद्धता काम में आती है। आघात वृद्धता धातु की पतली चादरें। तन्यता धातुओं का वह गुण जिससे हम उनको खींचकर पतले तारों के रूप में, तैसे तन्यता, तैसे तार, तैसे तन्यता, तैसे तार, यह हमारा ट्रिक है। धातुओं को हम खींचकर तारों में परिवर्तित कर देते हैं। सबसे बार बार पूछा जाने वाला सवाल है 1 मार्क्स में, सबसे अधिक तन्य धातु सोना होती है। हम 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार, पतला लंबा तार बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तन्य धातु सोना होती है। धातुओं के इस गुण से हम बिजली के तार बनाते हैं, केबल में, आभूषण बनाने में तन्यता का उपयोग किया जाता है। तन्यता यानी तार बनाना, ये हमारी याद रखने की ट्रिक है। हमारा नया पॉइंट आता है कठोरता, हार्डनेस। अधिकांश धातुएं कठोर होती है, हमें पता है ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाए जाने के कारण धातुएं कठोर होती है। कठोर में जो परमाणु होते हैं वो पास पास टाइट, स्ट्रोंगली, टाइटली, मजबूत रूप से बंधे होते हैं, जिसके कारण से ये कठोर होती है, इन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। लोहा, तांबा, जिंक, ये इसके उदाहरण है। अपवाद अब यहाँ पर आता है सोडियम, पोटेशियम और इसी के साथ एक और अपवाद है लिथियम। यह तीनों ऐसी धातुएं हैं, बहुत ही मुलायम धातुएं होती है, जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम,
तीन धातुओं के नाम हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अपवाद है, ये जरूरी अपवाद है जिसे बार बार पूछा जाता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ऐसी मुलायम धातुएं हैं जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। उष्मा की चालकता, धातुएं उष्मा की चालक होती है। सर्वश्रेष्ठ चालक हमारे लिए चांदी, कॉपर, तांबा। इनसे हम क्या करते हैं, खाना बनाने के बर्तन, बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, ये सारी चीजें, हम जितने भी बर्तन होते हैं वह सारे मेटल के, धातु के बने होते हैं। कुचालक धातुएं, ये अपवाद है। लेड, सीसा, पीबी और मरकरी। पारा हमारी Hg, पारा ये कुचालक धातुएं हैं, ये धातु की उष्मा की अच्छी चालक नहीं है। यह उदाहरण है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जब एक धातु की छड़ पर मोम से पिने चिपकाते हैं, माचिस की तीलियां या पिन चिपकाई जाती है और एक तरफ से गर्म किया जाता है, तो थोड़ी देर बाद ये पिघलकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि उष्मा का स्थानांतरण गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है। गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है। और उष्मा की कुचालक धातुएं होती है पीबी, लेड, Hg, पारा। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अपवाद ध्यान में रखने योग्य है। विद्युत की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातुएं विद्युत का चालन करती है। बिजली के तार में धातु का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में, ट्रांसमिशन केबल में, सभी में विद्युत के उपकरणों में धातुओं का उपयोग किया जाता है। कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग सबसे ज्यादा अत्यधिक रूप से किया जाता है, क्योंकि ये अच्छे सुचालक होते हैं। धान्विकता, सोनोरिटी। धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर गूंजने की ध्वनि, रिंगिंग साउंड या ध्वनि उत्पन्न करती है। इस गुण को ध्वनिकता कहते हैं। इस गुण को ध्वनिकता कहते हैं। स्कूल की घंटी, मंदिर का घंटा, संगीत वाद्य यंत्र आदि वस्तुएं हमारे धातु के द्वारा बनाई जाती है। धानिक यानी ध्वनि, धान्विक यानी ध्वनि। धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। ये हमारे मुख्य बिंदु है और ये हमें याद करने हैं। यहाँ से बार बार 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुएं चमक मंद होती है या निष्प्रभ होती है। अधातुओं में चमक बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। आघात वृद्धता नहीं होती। हम अधातुओं को खींचकर पतली चद्दर नहीं बना सकते। तन्यता, तन्यता बिल्कुल नहीं पाई जाती। चालकता, अधातुएं विद्युत धारा और उष्मा की कुचालक होती है। धान्विकता नहीं होती। कठोरता नहीं होती। भंगुर होते हैं। थोड़ा सा दाब या बल लगाने पर ये जल्दी से टूट जाते हैं। इनके ज्यादातर गुण हमारे धातुओं के विपरीत होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण अपवाद, बोर्ड परीक्षा के लिए जरूरी सवाल है। मरकरी, पारा एक अकेली ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु मरकरी, यह हमें याद रखना है। गैलियम, सीजियम अत्यंत कम गलनांक वाली धातुएं हैं जिनको हम हथेली पर रखने पर ये पिघल जाती है। सामान्यतः धातुओं का गलनांक ज्यादा होता है, परंतु गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनको हथेली पर रखने पर ही पिघल जाती है। आगे चलते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीन धातुएं अत्यधिक मुलायम धातुएं होती है जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। जबकि हमने पढ़ा है कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है और कठोर होती है, जबकि यह अपवाद है, धातुओं के अपवाद है कि धातुएं मुलायम भी होती है। आयोडीन, आयोडीन एक अकेली अधातु है जो चमकदार होती है। हमने पढ़ा है अधातुओं में चमक नहीं होती या चमक होती है बहुत मंद होती है, फिर भी आयोडीन ऐसी अधातु है जिसके अंदर चमक होती है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है जो एक तरह से अधातु का ही प्रकार है। अधातु होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ग्रेफाइट के अंदर, इसलिए यह अधातु होते हुए भी, कार्बन का अपर रूप होते हुए भी विद्युत का चालन करता है। हीरा, हीरा हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है और हीरा भी कार्बन का ही, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन का अपर रूप अधातु होने के पश्चात भी यह सबसे कठोर पदार्थ होता है। इस प्रकार यह हमारे अपवाद है और इसमें एक महत्वपूर्ण अपवाद और है, ब्रोमीन। महत्वपूर्ण अपवाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु होते हुए, ब्रोमीन अधातु होते हुए द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। सामान्यतः अधातुएं गैसीय अवस्था में, गैस अवस्था में पाई जाती है, जबकि अकेली ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमें यहाँ पर ब्रोमीन और मरकरी, पारा, इन दोनों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना है क्योंकि धातु अधातु का फर्क होते हैं, दोनों बदल जाती है। अधातु में ब्रोमीन आएगी और धातु में पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पारा कमरे के ताप पर एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। गैलियम और सीजियम अत्यधिक कम
कम गलनांक होने के कारण हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मुलायम धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हैं भी विद्युत का चालन करता है। हीरा अधातु होते हुए भी सबसे कठोर पदार्थ है। ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह अपवाद है जहां से बार बार 1 या 2 नंबर के सवाल बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुएं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन केटायन का निर्माण करती है। इनकी अभिक्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। अतः हम जानते हैं कि धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है और धनायन धन आवेशित आयन का निर्माण करती है जिन्हें हम केटायन कहते हैं। पहला हम पढ़ते हैं धातुओं की ऑक्सीजन वायु के साथ अभिक्रिया। सामान्य रूप से धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। और हमने पिछले पाठ अम्ल सार लवण में पढ़ा है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड सामान्य रूप से क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण से समझेंगे, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ की जाती है तो 2MgO का निर्माण मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब यह मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलता है तो सफेद चमकदार ज्वाला प्राप्त होती है और साथ में ही बनने वाला पदार्थ जो Mg होता है वो सफेद राख के रूप में हमें प्राप्त होता है। सफेद राख के रूप में हमें प्राप्त होता है। जब इसको हम पानी में घोल के लिटमस परीक्षण करते हैं तो इसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति की होती है और हम जानते हैं धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। जब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है और यह तांबे के ऊपर काले रंग की परत बना लेता है। यह महत्वपूर्ण है कि तांबे के ऊपर काले रंग की परत काहे के कारण जमती है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया के कारण। और हमारा बनने वाला उत्पाद कॉपर ऑक्साइड होता है। बनने वाला उत्पाद कॉपर ऑक्साइड होता है। जब एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो वहां पर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह ऑक्साइड एल्यूमिनियम धातु पर पतली ऑक्साइड की परत बना लेता है जो धातु के संचारण होने से बचाती है। एल्यूमिनियम पर चढ़ी हुई एल्यूमिनियम का ये हमारे पास कुछ भी पदार्थ है, इसके ऊपर जो ऑक्सीजन परत चढ़ा लेती है, ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। यह ऑक्सीजन की परत इसकी सुरक्षा करती है, इसकी रक्षा करती है, धातु को खराब होने से बचाती है, जिसे हम एनोडाइजेशन कहते हैं, जिसे हम एनोडीकरण भी कहते हैं। जब किसी धातु पर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है और वह धातु की संचारण से रक्षा करती है, धातु को नष्ट होने से बचाती है, उस प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। अब ये हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु आया यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड ये याद रखने वाला बिंदु है और यहाँ से 1 नंबर का सवाल बार बार पूछा जाता है उदाहरण में से। हम जानते हैं कि सामान्य रूप से धातु ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। परंतु कुछ बनने वाले धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ और क्षार के साथ दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय होने के कारण सिर्फ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ही लवण और जल का निर्माण करने चाहिए, परंतु वे अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं और अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसलिए हम उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। इसके सामान्य रूप से उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये दोनों उदाहरण हमें याद होने ही चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। उदाहरण से समझते हैं हम कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम अम्ल के साथ करते हैं, यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कराने पर AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण का निर्माण होता है। लवण के साथ ही जल का निर्माण होता है। यह एक तरह से यहाँ पर यह अम्ल है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार की भांति कार्य कर रहा है। जबकि जब दूसरी अभिक्रिया में NaOH क्षार के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो पुनः लवण व जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वह एक अम्ल की भांति कार्य कर रहा है। इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं और अम्ल और क्षार दोनों की तरह भांति कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जबकि हमें पता है कि धातु ऑक्साइड सिर्फ क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और यह एक इम्पोर्टेंट बिंदु है, यहाँ से सवाल बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम
धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड और जल का निर्माण करती है, तथा जब धातु ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो हमें धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। सामान्य तौर पर हमें ऑक्साइड से ज़्यादा धातु हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। धातु ऑक्साइड की भी प्राप्ति होती है, पर ज़्यादातर परिस्थितियों में धातु हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। और यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु होता है हाइड्रोजन गैस का निष्कासन। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वहां से हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। महत्वपूर्ण बिंदु इस टेबल में दिए गए हैं। हमारा पोटेशियम और सोडियम दोनों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम भी ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करता है, परंतु ये भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम सिर्फ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। और सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जल या भाप से कोई अभिक्रिया नहीं करते। अब हम प्रारंभ करते हैं सोडियम और पोटेशियम से। ये ठंडे जल के साथ अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया करते हैं, हिंसक अभिक्रिया करते हैं और आग पकड़ लेते हैं। यहाँ पर आग का उत्पन्न होती है। पोटेशियम और सोडियम दोनों जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करते हुए आग पकड़ लेते हैं। यहाँ पर ज्वाला जलने लगती है। कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है और इसके आसपास हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, जिसके कारण हमारा कैल्शियम पानी में तैरने लगता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम के आसपास चिपक जाते हैं, जिससे हमारा कैल्शियम धातु वहां पर द्रव अवस्था में जलीय विलयन में तैरने लगती है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निर्माण करता है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन तीनों भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि जो हमारी सबसे निष्क्रिय धातुएं, सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ये जल या भाप के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। जो हमारी सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है वह तीव्र हिंसक प्रक्रिया दिखाती है। अब हम इन सभी को अभिक्रिया के द्वारा समझेंगे। जब सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, NaOH का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इससे उत्पन्न होने वाली उष्मा से हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है और यह तीव्र अभिक्रिया के साथ यहाँ पर आग या धमाका भी हो सकता है। इसी प्रकार से जब पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ की जाती है तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और निकलने वाली हाइड्रोजन उष्मा के साथ मिलकर आग पकड़ लेती है। यहाँ पर आग लग जाती है, तीव्र अभिक्रिया होती है। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है और ये हाइड्रोजन के बुलबुले कैल्शियम धातु पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण कैल्शियम धातु तैरने लगती है। मैग्नीशियम धातु में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो इसे हम प्रति अम्लक कहते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसा कि हम पहले पार्ट में पढ़कर आए हैं। मैग्नीशिया यह पिछले पार्ट में ही पढ़ा है हमने अम्लसार लवण में कि यह अम्ल की क्रिया को कम करने का काम करता है। पेट में जब HCl अम्ल अधिक हो जाता है तो उसको निष्प्रभावी करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, जो ये एक क्षारीय पदार्थ होता है, हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। यहाँ पर भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है जब मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है। आयरन जब लोहे की क्रिया भाप के साथ कराई जाती है तो वहां पर फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। बाकी इन तीनों अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस बहुत कम मात्रा में निकलती है, जिससे यहाँ पर आग लगने जैसी कोई भी संभावनाएं नहीं रहती। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? Na सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम वायु की ऑक्सीजन और नमी के साथ अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया करता है। वह खुले में रखे जाने पर आग पकड़ लेता है, यह आग जला देता है, आग पकड़ लेता है। इस कारण से केरोसिन में रखकर वायु और जल के संपर्क से दूर रखा जाता है। इसलिए हम सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं ताकि वह ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया नहीं कर सके। अगर वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो आग पकड़ लेता है, वह तीव्र उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। पहली हमने पढ़ी ऑक्सीजन या हवा के साथ अभिक्रिया, दूसरा हमने जल के साथ, तीसरा हम पढ़ रहे हैं तनु अम्लों के साथ। तनु यानी पतले अम्ल जिसमें
पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से अधिक होती है उन्हें हम तनु अम्ल कहते हैं। धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमने अम्लसार लवण वाले पार्ट में पढ़ा है कि वहां पर लवण का और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस निकलती है जब धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। मैग्नीशियम धातु HCl से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड लवण का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर निष्कासन होता है। इसी प्रकार जिंक HCl से अभिक्रिया कर ZnCl2 लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निष्कासित होती है। आयरन की अभिक्रिया H2SO4 प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड से गंधक अम्ल से जब अभिक्रिया की जाती है इसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। H2SO4 को हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। इसे अभिक्रिया करके FeSO4 लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कॉपर धातु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। कॉपर धातु जब हम अभिक्रिया श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज या अभिक्रिया श्रेणी को पढ़ते हैं तो वहां पर कॉपर धातु हाइड्रोजन के नीचे आती है, तो यह हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। आगे विशेष परिस्थिति एक ये हमारे लिए नोट है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न नहीं करती है। हमने पहले पढ़ा है कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती है, परंतु अधिकांश धातुएं अम्ल नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ऐसा हाइड्रोजन गैस का उत्पादन नहीं करती क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देता है, जल में ऑक्सीकृत कर देता है। निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके यह वहां पर H2O का निर्माण कर देता है। यह हाइड्रोजन गैस को सीधा ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। इस कारण से धातुएं हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं कर पाती। परंतु यहाँ पर अपवाद है, मैग्नीशियम धातु और मैग्नीज धातु अति तनु बहुत ही पतले, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही पतले HNO3 के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातुओं के नाम हमें याद रखने हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज धातुएं होती है जो HNO3 के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। वापस यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, एक्वा रेजिया रॉयल जल, भभकता जल एक्वा रेजिया एक ऐसा विलयन होता है जिसमें 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिलाकर एक नया विलयन तैयार किया जाता है जिसे हम एक्वा रेजिया या रॉयल जल कहते हैं। यह सोने और प्लेटिनम को गलाने के काम में आता है। सामान्य रूप से सुनार इस विलयन का उपयोग सोने चांदी व प्लेटिनम धातु को गलाने के लिए करते हैं, तो जिसे हम एक्वा रेजिया रॉयल जल या भभकता हुआ द्रव भी कहते हैं, जिसमें 3 भाग HCl सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 का उपयोग में किया जाता है। सुनार इसका उपयोग धातुओं को गलाने में करते हैं और कौन सी धातुएं, सोना और प्लेटिनम को गलाने में एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से 1 नंबर का सवाल वह बार बार पूछता है। धातुओं की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया, हम चौथे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं। धातुएं जब धातुएं लवण के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार से उत्पाद का निर्माण करती है। सामान्य नियम होता है, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और जब धातुएं किसी अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया करती है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करके नए लवण का निर्माण करती है, नए लवणीय विलयन का निर्माण करती है। उदाहरण देखते हैं, जब फेरस की अभिक्रिया CuSO4 कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो हमें पता है कि फेरस अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में, तांबे की तुलना में लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, तो लोहा यहाँ से कॉपर को निष्कासित कर देता है और FeSO4 फेरस सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर धातु यहाँ से विस्थापित हो जाती है। ये एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला रंग होता है जो बदलकर FeSO4 के कारण हरे रंग का बदल जाता है। और जब हम किसी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो लोहे की कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वह भूरा रंग तांबे का जमा होता है। भूरे रंग के रूप में तांबा इसके ऊपर जमा होता है, भूरे रंग के रूप में तांबा लोहे की कील के ऊपर जमा होता है। कॉपर सल्फेट का नीला विलयन होता है जो FeSO4 फेरस सल्फेट के कारण हरे रंग का हो जाता है और जो लोहे की कील होती है उसके पर भूरे रंग का अवक्षेप जमता है जो कॉपर तांबा के कारण बनता है, तांबे का भूरे रंग का अवक्षेप जमा
हो जाता है। इस प्रकार से धातुएं लवण से अभिक्रिया करके अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। और ये हमारी सक्रियता श्रेणी वाली महत्वपूर्ण सारणी है। ये हमारे पाठ 1 और 3 दोनों में महत्वपूर्ण है और 2 नंबर के सवाल सिर्फ इस सक्रियता श्रेणी से ही पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर सबसे अधिक हमारी अभिक्रियाशील धातु होती है पोटेशियम और दूसरे नंबर पर आती है सोडियम, फिर आती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो धातुएं होती है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है और हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं कम क्रियाशील होती है। हाइड्रोजन से नीचे आता है हमारे कॉपर, तांबा, मरकरी, पारा, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, एयू, ओरम, सोना, जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है। ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता की मात्रा घटती जाती है। इसको याद रखने के लिए एक इंग्लिश का सेंटेंस बनाया गया है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ सिल्वर ग्लिटर्स। प्लीज से पोटेशियम, पी फॉर पोटेशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, अ से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक, इंस्टेड आयन से आयरन, टी टी यानी टिन, लेड, टिन को ट्राई को यहाँ पर रिमूव कर दिया है, लर्निंग से लेड बनाया है, हाउ से हाइड्रोजन, सिल्वर से सिल्वर और ग्लिटर से गोल्ड। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और इस सक्रियता श्रेणी से बार बार इसके क्रम के अनुसार ऊपर नीचे बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, अवरोही आरोही क्रम के लिए बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए जरूरी सारणी है, हमें इसे याद रखना है। धातु और जब अधातु अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है और वे क्यों अभिक्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक धातु या अधातु परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक धातु या अधातु या परमाणु स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह अपना अष्टक और द्विक पूरा करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो वो सबसे पहले अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करता है। उसके बाद वाला जो नया कक्षक होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जहां पर 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसे हम अष्टक कहते हैं, और जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उन्हें हम द्विक कहते हैं। तो कोई भी धातु अपने बाह्यतम कोश को संयोजकता कोश या बाह्यतम कोश की संयोजकता पूरी करके 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करके स्थायित्व को प्राप्त करता है, और हर परमाणु अपने स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वे इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। और जिन परमाणुओं का बाह्य कक्षक, बाह्यतम कक्षक या संयोजकता कोश पूर्ण रूप से भरा होता है उन्हें हम नोबल गैसेज या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। उन्हें हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। ये किसी दूसरे परमाणु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए हमें उन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं या नोबल गैसें कहते हैं। हम जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करती है, जिन्हें कैटायन कहते हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन एनायन का निर्माण करती है। विपरीत आवेशित आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधकर आयनिक बंध का निर्माण करते हैं, वैद्युत संयोजी बंध का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण हम NaCl से समझेंगे। हम जानते हैं कि NaCl का इलेक्ट्रॉन विन्यास, NaCl का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अंदर वाले कोश में 2, बाहर वाले में 8, और जो अंतिम बाह्यतम कोश होता है, संयोजकता कोश होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। वहीं क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो उसमें 2, 8 और बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो ये दोनों ही परमाणु अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर सोडियम को अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए सोडियम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तो सोडियम Na+ का निर्माण करता है और इसका बाह्यतम कोश 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ रह जाता है। जबकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्लोरीन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपना नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 Cl- का निर्माण करता है और क्लोरीन यहाँ से स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इस तरह से जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो ये Na+ धनायन का निर्माण करता है, जबकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये ऋणायन का निर्माण करता है। इस प्रकार से जब धनायन सोडियम और ऋणायन क्लोरीन मिलते हैं तो NaCl का निर्माण होता है, जिसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। इन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं और इनके बीच में बनने वाले बंध को आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जब Na सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्लोरीन पे करता है तो सोडियम+ और क्लोरीन- बनता है, और धनायन और ऋणायन धातुएं एक साथ मिलकर
नए यौगिक का निर्माण करती है, जिन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। और आयनिक यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि प्रत्येक परमाणु अपनी स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, स्थायी अवस्था में बने रहना चाहता है, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। मुख्य बिंदु, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और दोनों मिलकर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। धातु देता है, अधातु लेता है, धातु देता है, अधातु लेता है। इस प्रकार से ये दोनों मिलकर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड का। हमारे मैग्नीशियम का विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो 2, 8 और उसके बाह्यतम कोष में, संयोजकता कोष में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जबकि क्लोरीन में 2, 8, 7 बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Mg+2 2 धन आयन का निर्माण करता है, जबकि क्लोरीन 2 अलग अलग क्लोरीन मैग्नीशियम से निकलने वाले 2 परमाणुओं को ग्रहण करते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, 2 मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जबकि 2 अलग अलग क्लोरीन के परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड नए आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। यहाँ पर धनायन Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन देने के कारण 2+, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण 2-। यहाँ पर क्लोरीन हर एक अलग अलग 2 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसलिए यहाँ पर 2Cl- लिखा है। 2 नकारात्मक क्लोराइड आयन का निर्माण होता है और दोनों जुड़कर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, MgCl2 का निर्माण करते हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से भी बार बार सवाल पूछे जाते हैं। आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक, धातु अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इनके उदाहरण है NaCl, MgCl2, CaCl2, KBr। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से गुणधर्म बार बार 1 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं। आयनिक यौगिक की भौतिक प्रकृति, ठोस, कठोर ठोस होते हैं। आयनिक यौगिकों में बनने वाला बंध कठोर बंध होता है। परमाणु एक दूसरे से मजबूत रूप से जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण ये मजबूत रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए कठोर ठोस का निर्माण होता है। यह बनने वाला ठोस क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय मतलब दानेदार, शक्कर, नमक, फिटकरी जैसे रूप में पाया जाता है। भंगुर होता है, हथौड़ी की चोट से या थोड़ी ज्यादा बल प्रयोग से यह जल्दी से टूट जाते हैं। मजबूत होते हुए भी भंगुर होते हैं, कारण धनायन और ऋणायनों के मध्य मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल का निर्माण होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल का निर्माण होता है, जिसके कारण ये कठोर व मजबूत होते हैं। आयनिक यौगिकों का उच्च गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो आयनिक बंध होता है वह मजबूत होता है, और मजबूत आयनिक बंध को तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक दोनों ही उच्च होता है। NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सभी के गलनांक बहुत उच्च होते हैं। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक सिर्फ जल में, पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि वे पेट्रोल, केरोसिन और कार्बनिक विलायक जितने भी बेंजीन, ईथर जितनी भी चीजें होती है उनमें विलायक नहीं होते। यह सिर्फ जल के विलयन में ही घुलते हैं, बाकी पेट्रोल, केरोसिन, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील नहीं होते। आयनिक जल के मित्र होते हैं। विद्युत की चालकता, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, वे कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था और जलीय अवस्था में ये विद्युत का सुचालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गलित अवस्था और जलीय अवस्था में आयन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर सकते हैं, उनका स्थानांतरण हो सकता है, इसलिए गलित अवस्था और जलीय अवस्था में विद्युत का ये सुचालक होते हैं। जबकि ठोस अवस्था में अंतराणविक मजबूती से जुड़े होने के कारण आयन आसानी से, आराम से इधर उधर घूम नहीं सकते, इधर उधर स्थानांतरित नहीं हो सकते, इसलिए ठोस अवस्था के अंदर विद्युत का चालन नहीं होता। ठोस में आयन गति नहीं कर सकते। गलित व जलीय अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसलिए वे विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। गुणधर्मों की सारांश सारणी, प्रकृति, ये कठोर और भंगुर होते हैं। आयनिक गलनांक इनका उच्च होता है, क्वथनांक उच्च होता है। जल में विलय होते हैं। इनकी चालकता, ठोस में चालक नहीं होते, जबकि गलित अवस्था और विलयन की अवस्था में, जल में घुलित अवस्था, जलीय अवस्था और गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। ये हमारा तीसरे पार्ट का
पार्ट 1 है। इसके आगे हम दूसरा पार्ट लाएंगे जिसमें हम धातुओं के निष्कर्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको पार्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।